फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ और एलसीएम। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज आपका 5th डे है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, एक नई ब्रांच लेंगे मैथ्स की, एक नई शाखा लेंगे मैथ्स की, और उसका नाम है अलजेब्रा, बीज गणित। जैसे आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपकी आयु आपके पिता की आयु से 10 साल ज्यादा है। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम उसमें एक राशि लेते हैं, हम उसमें एक वैल्यू लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। वो क्या होती है, हम उसी की बात और इस पूरी वीडियो में हम बहुत अच्छे से अलजेब्रा को समझेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बीजगणित से। बीजगणित क्या होता है? बीजगणित गणित की ही एक ब्रांच है। बीजगणित गणित की ही एक ब्रांच है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके मान हमें नहीं पता होते हैं और जिसे हम दर्शाते हैं x या y से, a या b से, p या q से, किसी भी तरह ऐसी राशि से दर्शाते हैं जिसका मान हमें नहीं पता होता है। तो बीजगणित क्या है? दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। क्लियर? तो चर और अचर ये दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है चर, एक होता है अचर। चर मतलब होता है वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। अब चर राशि को कैसे डिनोट करते हैं, यानी वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल को ही तोड़ देते हैं हम। वेरी जो वेरी करता हो, जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है, उन राशि को चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे P, Q, R या S हो, X हो, Y हो। गणित में अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे XY, है ना, PQRS या AB। इस तरह के जो मान होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से मान है? नहीं बता सकते। P एक मान है, लेकिन कौन सा मान है नहीं पता। समझ में आया? जैसे 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 10 आ जाए, क्या मुझे x का मान पता है? क्या x का मान पता है क्या? तो यहां पर ये जो x है ना, ये x बता रहा है कि ये जो है एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये जो है एक बीजगणितीय समीकरण है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर ध्यान से, इनके मान आपको नहीं पता होता है। जिनके मान आपको नहीं पता होता है उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, तो क्या आप गाड़ी एक ही स्पीड से चलाते हो? स्पीड में वेरिएशन आता है, स्पीड में बदलाव आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक वेरिएबल स्पीड है। जैसे 20 की स्पीड से चला रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि चालू करते ही 60 पे आपने स्टार्ट करा और 60 पे आप खत्म कर रहे हो। बीच में वेरी भी तो करेगी ना, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40, 50, 60, फिर ही वापस चलता रहेगा, ऐसा सिलसिला। तब हम कुछ एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो वो एक एवरेज का पोर्शन अलग हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उनके जो मान है वो फिक्स नहीं है, और जिनके मान फिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे 3, क्या मैं 3 को बदल सकता हूं? क्या अगर यहां 3 लिखा है तो 3 ही लिखा रहेगा, क्योंकि इसका मान फिक्स है। अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 ही लिखा रहेगा। यहाँ पाई लिखा है, पाई यानी 3.14 या 22/7 अगर लिखा है तो यही रहेगा, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिसके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता, वे संख्या को हम अचर बोलते हैं, उस संख्या को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, अगर पंखा चल रहा है तो एक निश्चित स्पीड से चल रहा है, एक निश्चित स्पीड से चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि आप वो रेगुलेटर जो होता है कम करने का, अगर आप उसको कम नहीं करो। क्लियर हुआ? क्लियर है? जब तक आप उससे कम नहीं करोगे तब तक इसका मान जो है वो नियत रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं अचर राशि। क्लियर? तो क्या क्या हुआ? चर राशि और अचर राशि। अब क्या होता है, चर राशि और अचर राशि को क्या हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन किस तरह से? जैसे x + 5, तो इसको हम 5x नहीं लिखेंगे, इसको हम 5x
नहीं लिखेंगे। इसका मतलब तो होता है कि ये कोई संख्या है उसका 5 गुना, और इसका मतलब होता है कोई संख्या है जिसमें हम 5 जोड़ रहे हैं। देखिए मान लीजिए अगर मैं x बराबर 2 रख देता हूं तो यहां पर 2 + 5 7 होता है, और यहां पर 5 गुणा 2 10, तो जो कि बराबर नहीं है। समझ में आया? क्या ये बराबर है? जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि x + 5 और 5x ये दोनों अलग अलग चीज हैं। क्लियर हुआ? क्या दो चर राशि को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। अब देखिए x + y मैंने यहां पर लिखा, x + y मैंने यहां पर लिखा, तो ये दो चर राशि जोड़ के xy लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर राशि हैं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। क्या इसे हम जोड़ सकते हैं क्या? x + x को बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों राशि समान है, दोनों राशि समान है। जैसे 1 किलो चीनी और 1 किलो चीनी, आप उसे जोड़ सकते हो, आप बोल सकते हो कि अब मेरे पास 2 किलो चीनी है। लेकिन 1 किलो चीनी, 1 किलो चाय की पत्ती आप नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास 2 किलो सामान है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 2 किलो चाय की पत्ती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी हम जिसकी बात करेंगे ये क्या है, आपके पास जब दो अलग अलग चर राशियां हो तो ये कभी आपस में नहीं जुड़ती। जब दो अलग अलग राशियां हो आपस में नहीं जुड़ती, दो अलग अलग वेरिएबल आपस में नहीं जुड़ते। यहां पर आप देख सकते हो दोनों x एक जैसे हैं, तो यहां पर ये क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और किस तरह से जुड़ जाएंगे? इसे इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो और 1 किलो बराबर 2 किलो। ठीक है, अब इसे एक बार प्रूव करके देखें। देखिए x बराबर 1 किलो चीनी है, यहां x बराबर 1 रख दो, कितना आया? 2, हो गई 2 किलो चीनी। लेकिन यहां पर मैं xy नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग राशियां हैं। समझ में आया? चर और अचर का कंसेप्ट समझ में आया? तो कौन सी राशि ऐसी होती है आपस में जुड़ सकती है? अच्छा एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए x + y बराबर 10 है, x + y बराबर 10 है। क्लियर? अब क्या x और y का मान 1 और 9 ही होगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? हम किसे बदल सकते हैं? हम x और y को बदल सकते हैं और 10 को नहीं बदल सकते। हम इस 10 का मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम x और y के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है ये 2 किलो और 8 किलो हो तो 10 किलो आ जाए। अभी सिर्फ धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इसके अलावा कोई और हो, 3 हो, 7 हो सकता है ये 6 और 4 हो सकता है 4 और 6 हो। मान में परिवर्तन हो रहा है, x की जगह मैं मान चेंज कर रहा हूं तो y के मान भी अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं ये एक एल्जेब्रिक, ये एक बीजगणितीय समीकरण है। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है, समीकरण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सीधा और एक होता है उल्टा, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष या दक्षिण पक्ष, इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो देखिए समीकरण का मतलब क्या है कि देखो 2 तरह की चीजें, ये तो हो गया बराबर का साइन, यहां पर मान लीजिए 10 है तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ है। इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे मतलब इस पूरे को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ? अब इस तरह से वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष भी हम इसे बोलते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक सी नॉलेज हुई, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसके प्रकार। प्रकार में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक पदी, एक पदी का मतलब होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें केवल एक पद हो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल या एक पदी। एक पदी आपके पास क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? एक पदी। अब अगर एक से, अभी आप यहां देख सकते हो एक पदी में एक ही है, एक सिर्फ एक सिंगल की बात हो रही है। जैसे यहां लिखा है 3 तो ये एक पदी, -x एक पदी क्योंकि इस पे एक ही पद है। ये 3 -x नहीं है, 3 अलग है, -x अलग है। समझ में आया? ऐसे ही 2xyz, अब ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं और एक ही समीकरण बना रहे हैं, एक ही पद बना रहे हैं। समीकरण मतलब एक ही पद बना रहे हैं। तो ये जो 2xyz है ये पूरा एक पद है। जब ये पूरा ही एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये एक अलग पद है, ये अलग एक एक पद है, तो इसलिए इनका नाम होता है एक पदी। ध्यान आया? इसके बाद द्विपदी। द्विपदी क्या होता है? द्विकम, बाई का मतलब होता है 2
और यहां पर भी द्वि का मतलब होता है दो। देखिए संस्कृत के और इंग्लिश के बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनको नाम से ही पहचाना जा सकता है। अब यहां पर द्वि का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। जो जिस लैंग्वेज में समझना चाहे उस पे समझ सकता है। बाई का मतलब होता है दो। यहां आप देख सकते हो एक पद ये रहा और इन दोनों को जोड़ रखा है किससे? प्लस से। तो आप क्या कह सकते हो कि ये पूरा एक पद है। अब ये पूरा एक पद है। जब ये पूरा एक पद है और इसमें पदों की संख्या 2 है, इसलिए इसका नाम हो गया द्विपदी, इसलिए इसे बोल दिया बाइनोमियल। समझ में आया? इसके बाद ये देख सकते हो आप -3 + 3xy, ये इसमें भी 2 पद है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4-5 पद दिख रहे हैं मुझे तो। अरे भाई 5 पद ये तो एक ही पद है ना, ये पूरा एक ही पद है। ये दोनों एक अलग अलग पद हैं और ये एक अलग दोनों मिल गए और मिलके क्या बना लिया? ये क्या बन गए? बहुपद। बहुपद क्या, सॉरी द्विपद। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। अगर जिसमें 3 पद हो, आप देख सकते हो यहां 3 पद है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल या त्रिपदी। अब यहां देख सकते हो इसका एक एग्जांपल 2x + 3y - z, ये भी क्या है? त्रिपदी, क्योंकि इसमें 3 पद है। और 3 से ज्यादा पद की जब बात होती है तो उसे हम बोलते हैं बहुपद, जो कि आपके 9th क्लास में आपको देखने को मिल सकता है। बहुपद 9th क्लास के बाद ही चालू या 9th क्लास से ही चालू होता है और इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। अब आप यहां देख सकते हो जब 3 से ज्यादा पद होते हैं तो उसे हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड का मतलब भी 4 होता है, ठीक है? तो क्वाड बोल सकते हो आप और बहुपद भी बोल सकते हो। 3 से ज्यादा पद को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। अब ये आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये कितने पद हैं? 1 पद। इसमें 2 अलग अलग हैं लेकिन पद तो एक ही है ना। समझ में आया? देखो ये 2 और 5 है, ये गुणा होके कितने बना रहे हैं? 10। पद तो एक ही है। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, अब ये 2 अलग अलग x और y हैं, ये दोनों गुणा होके एक ही बन गए हैं। समझ में आया? ये दोनों गुणा होके, जैसे शिवजी और पार्वती दोनों मिलके एक ही बन गए, उसी तरह से ये भी एक ही बन गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक पदी का उदाहरण है। एक पदी यानी मोनोमियल का उदाहरण है। इसमें कितने पद हैं? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 5 और 2 से। तो x + y जो हुआ इसे हम बोलेंगे द्विपदी, क्योंकि इसमें कितने पद है? 2 पद है। तो ये कौन सा हुआ? मोनोमियल। ये कौन सा हुआ? बाइनोमियल। बाइनोमियल। और यहां पर आप देख सकते हो 2xy, इसमें भी कितने? 1 पद है। तो ये क्या है? मोनोमियल। इसमें कितने पद है? 3 पद है। इसमें कितने पद है? ये क्या है? मोनोमियल। मोनो का मतलब एक ही होता है, 2 अलग, x अलग, y अलग, और तीनों को जोड़ा जा रहा है, जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है प्लस से। तो इसमें कितने पद है? 3 पद, इसलिए ये हुआ ट्राइनोमियल। 9xyz, ये क्या है? 9xyz तो मोनोमियल है, लेकिन 9 + x + y + z ये पूरा क्या है? मोनोमियल नहीं है। ये कौन सा है? बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा पद है। 1 पद ये रहा, 2 पद ये रहा, 3 पद और ये चौथा पद। जब 4 पद हो गए तो आप बोल सकते हो कि ये जो है वो एक बहुपद है। क्लियर हुआ? ये एक इसका बेसिक सा कंसेप्ट था, किसके आधार पर? ये मैंने बताया आपको कि संख्या अगर एक हो, पदों की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे घात के आधार पर। घात क्या होती है? जैसे यहां पर लिखा है 2 की घात 3, इसे हम बोलते हैं घात और इसे हम बोलते हैं आधार। ये क्या होता है? घात, ये होता है आधार। ये क्लियर हुआ? घात को बोलते हैं हम पावर और आधार को बोलते हैं हम बेस। तो अब हम घातों के आधार पर बताएंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और फिर हम बात करेंगे सीधे फॉर्मूले की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक होता है बीजीय व्यंजक। जो भी तक हमने पढ़ा वो सब क्या था? बीजीय व्यंजक की फॉर्मेट में था, बीजीय व्यंजक की तरह था। यहां पर ये जो a है, इस a को हम बोलेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, और इस x को बोलेंगे वेरिएबल, और इसका मतलब होता है चर, यानी जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है। तो इस x के मान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो यहां लिख दिया 2x, तो a जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल, x का मान बदला जा सकता है। चलिए अब इसमें एक बात और हमेशा ध्यान रखना, इस a को और हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए अगर ये ऐसा लिखा हो 2x, तो जिसमें हमेशा ध्यान रखना, इस x को, इस 2 को हम बोलते हैं ये x का गुणांक है। गुणांक है, इस गुणांक का मतलब होता है जो इससे गुणा हो रहा है। तो ये 2 जो है वो x से गुणा हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे x का गुणांक।
अगर कोई आपसे पूछे x का गुणांक क्या है इसमें, तो आपको बताना है 2। अगर कोई आपसे पूछे 5x, इसमें x का गुणांक क्या है, तो 5, जो x से गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक हो जाएगा। इसे हम इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुपद की। बहुपद क्या होता है मैंने अभी बताया आपको। अब बहुपद क्या होता है, जिसमें कितने पद हो, जिसमें कितने पद हो, जिसमें 3 से ज्यादा पद हो, उसे हम बोलेंगे बहुपद। क्लियर हुआ। अब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ये बहुपद हुआ जिसमें 3 से ज्यादा पद हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पद लिखा है। यहाँ पे देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो तीन पद भी है। इसे भी बोल सकते हैं, और भी हम कुछ ऐड करके इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है घात। इस घात का मतलब होता है जैसे पावर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर। और ये लिखा है जैसे x की घात 2, तो इसे बोलेंगे, यहां पर जो लिखते हैं ना, यहां पर इसे हम बोलते हैं घात। और यहां पर जो होता है इसे हम बोलते हैं आधार। हमेशा इस तरह से लिखा होता है आधार, और फिर ऊपर लिखा होता है उसके घात। अब जैसे ये लिखा है ना x स्क्वायर, तो ये 2 घात है और x इसका आधार है। अगर यहाँ लिखा है y क्यूब, तो 3 इसकी घात है, y इसका आधार है। अगर यहाँ लिखा है ना x y की घात 3, तो 3 इसका क्या है, घात, और x y पूरा इसका क्या है, आधार। अब इसे जब खोलेंगे तो हम किस तरह से खोलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट अब बात करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए एक बात और मैं इसमें बता देता हूं। जैसे ये गुणांक की बात हुई थी, तो मैं गुणांक से रिलेटेड बात ही बता देता हूं कि 3 जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, 4 जो है वो x का गुणांक है, और 5 जो है वो क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। 5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। 4 क्या है, x का गुणांक। 3 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। अब चलिए हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की। जिस बहुपद में घात अधिकतम 1 हो, जिस बहुपद में घात अधिकतम 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब यहां पर देखिए जो बहुपद होता है ना, उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये x में लिखा है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x के अंदर, और इसके आगे लगा देंगे p। इस p का मतलब क्या है, इस p का मतलब पॉलिनोमियल है। अगर मान लो मैं इसको हटा के g लिख दूं, तो अरे भाई लिख दे, तेरी इच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। gx का मतलब भी क्या है कि ये एक बहुपद ही है, और ये पूरा x के टर्म में है। अगर मैं इसको हटा के y लिख दूंगा, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, y। अगर मैं इसको हटा के w लिख दूंगा, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, w। जहां जहां x है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, w। अगर मैं इसकी जगह p लिख देता हूं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, p। अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया g ऑफ p, तो यहां पर 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाली से अंदर वाली से बहुत फर्क पड़ता है। अंदर वाली का मतलब है कि ये पूरी समीकरण इसी में लिखी गई है। अब यहां पर हम बात करेंगे रैखिक बहुपद की, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 1। इसे हम किस तरह से दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाते हैं ax प्लस b, या आप इसे इस तरह से भी देखते हो कॉपी के अंदर, ax प्लस b, जिसमें b जो है ये क्या है, अचर है। b क्या है, अचर, कांस्टेंट है। a क्या है, गुणांक, किसका, x का। और ये x क्या है, x एक चर राशि है, और a क्या है, गुणांक। ये समझ में आया। इसी तरह से द्विघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 2 हो। अब जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब ये दिया हुआ है। अब आप यहां देख सकते हो कि यहां पर घात की अधिकतम संख्या 2 है। घात में अधिकतम कितना है, 2। इसकी घात कितनी है, 1। क्या आप मुझे इसकी घात बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, आप सब लोग को पता है। देखिए यहां पर मैं अगर लिख देता हूं x, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इसकी घात आपको 0 लिखनी पड़ेगी। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी व्यंजक की घात अगर 0 है, x की घात 0 हो, चाहे 1 की घात 0 हो, चाहे 2 की घात 0 हो, w की घात 0 हो, किसी की भी घात अगर 0 हो, तो इन सब का मान हमेशा 1 होगा। इन सब का मान हमेशा 1 होगा। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं 1, देखिए अगर मैं इसको हटा के लिख देता हूं 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 1 को अगर मैं इस 1 को मैं लिख सकता हूं x की घात 0। अब आप देख सकते हो x की घात अधिकतम कितनी है, 0। यहां कितनी है, 1, और यहां कितनी है, 2। तो यहां पर अधिकतम घात कितनी है, 2, और कम से कम घात कितनी है, 0। इससे एक बात और लिंक करना, क्या
कि यहाँ जब भी हम द्विघाती बहुपद की बात करेंगे तो द्विघाती बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3 ही हो सकती है। अगर हम त्रिघाती बहुपद की बात करेंगे तो x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x मान लेते हैं 3x प्लस 4, तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या, एक पद अलग, दो पद अलग, तीन पद अलग, चार पद अलग, 4 पद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अधिकतम टर्म है, अधिकतम पदों की संख्या है वो 4 ही हो सकती है और इसमें अधिकतम घात की संख्या 3 ही हो सकती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इसीलिए इसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3। क्यूबिक का मतलब 3 होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे त्रिघाती बहुपद। ये क्लियर हुआ आपको बेसिक कंसेप्ट? क्या ध्यान रखना है? त्रिघाती बहुपद में हमेशा पदों की संख्या 4 हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए क्या ये त्रिघाती बहुपद है? अकेला है? ये पदों की संख्या तो एक ही है इसमें, लेकिन x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे हम त्रिघाती बहुपद कह सकते हैं। अच्छा, इसे हम त्रिघाती बहुपद क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। अगर मैं इसे 2 कर दूं तो क्या अब ये त्रिघाती है क्या? नहीं। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो घात है, अगर त्रिघाती की बात कर रहा है तो इसमें 3 ही होना चाहिए। इसके बाद वाली संख्या हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया? ये एक द्विघाती बहुपद बन गया। अब इसके बाद वाली संख्या हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए मैं यहां लिख दूंगा, अगर x की घात 2 है ना, तो इसके बाद x की घात अधिकतम कितनी आ सकती है? 1 ही आ सकती है, क्योंकि 2 तो आ चुकी है। अगर मैं एक बार और x की घात 2 लिख दूंगा तो वो तो जुड़ जाएंगे और वो 2x स्क्वायर बना लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? 2x स्क्वायर, या x का वर्ग हो गया, एक तरह से वर्ग बोल सकते हो आप इसे। ये समझ में आया यहां तक क्लियर? अब हम कुछ बेसिक से मैं आपको टर्म्स लिखता हूं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टर्म्स कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, बिल्कुल मक्खन की तरह, तब आप क्वेश्चन को जल्दी से समझ सकते हो और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ मैंने और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी है, कुछ और गुणधर्म लिखे हैं। मैं चाहता हूं आपका कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। देखिए क्या करना है, ये देखिए जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता और बिंदु लगा होता है, इसका मतलब होता है गुणा। इन दोनों को क्या करना है? गुणा। अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। मेरे साथ बोलिए, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। वो किस केस में होती है? जब मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर देखिए इनके आधार समान है तो इनकी जो घातें हैं, यहां पर ये दोनों जो इसकी घात है वो जुड़ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? a की घात m प्लस n। अब इसका उदाहरण देखिए, यहां पर देखिए ये 7 की घात 2 है और 7 की घात -5 है। समझ में आया? 7 की घात 2 और 7 की घात -5 है और ये दोनों क्या हो रहे हैं? गुणा। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब आप बोलोगे कि सर जुड़ेंगी कैसे? या तो माइनस है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, यहां देख, अगर मैं प्लस लगा के -5 लिखूंगा तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 7 2 -5, जो मैंने डायरेक्ट लिखा था। तो 7 की घात कितना हो जाएगा? 7 की घात हो जाएगा -3। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरह से लिखा हो, नीचे और ऊपर दोनों एक जैसे नंबर हो, यानी कि इनके आधार एक जैसे हो लेकिन घातें अलग अलग हो, तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं और इसकी घात कितनी हो जाती है? -n। अब ये कैसे आया? इसे समझो ऐसे, देखो ये a की घात m है, ये गुणा हो जाएगा, ऊपर आके गुणा हो गया, और a की घात -n, ये इसकी घात ऊपर जाके माइनस बन जाती है। तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो a की घात m -n। ये समझ में आया? ये देखो यहां पर क्लियर है? फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट है। अब इसका एक उदाहरण करेंगे। चलिए इसका एक उदाहरण करते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 है और नीचे 2 की घात 5 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -5। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी मतलब 2 की घात 3 -5 कितना हो जाएगा? 2 की घात -2। इस 2 से 2 को मत काट देना मेरे दोस्तों। और इसके बाद क्या हम इसे क्या लिख सकते हैं? अब आप यहां देखिए, a की घात m और इस पूरे की घात n है, तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m गुणा n। 5 की घात 3 है और इस पूरे की घात 7 है, तो इसे लिखा जा सकता है 5 की घात कितना? 7 तिया कितना होता है? 21, तो -21। समझ में आया? अब इसी तरह से अगर a की घात m है और b की घात भी m है, तो हम अब यहां पर क्या है? यहां पर घातें समान है,
तो आधार गुणा हो जाएंगे। वहां पर क्या था, वहां आधार समान था, घातें जुड़ गई, यहाँ घातें समान है, आधार गुणा हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें, मान लीजिए 2 की घात 5 है और यहाँ पर 3 की घात भी 5 है और इन दोनों को गुणा करना है। तो दोस्तों करना क्या है, आधार नहीं, घातें समान है, इसकी घातें समान है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और इसकी घात 5। इस तरह से हम इसे निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा। क्लियर। किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आप जब किसी से पूछोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 99.99% लोगों को यह नहीं पता होगा कि a की घात 0 1 क्यों होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, आपको देखना है, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा है। कैसे, देखिए, इस a की घात 0 को मैं लिख सकता हूं a की घात 1 माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। इसे मैं लिख सकता हूं a की घात 1 गुणा a की घात माइनस 1, क्योंकि अभी हमने लिखा था यहां पर। अब देख सकते हो a की घात माइनस 1 है तो मैं इसे नीचे ले जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा a की घात 1 बटा a, ये कट गया और इसका आंसर आ गया 1। इसीलिए किसी की भी घात 0 कितना होता है, 1। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास है x की घात n है और बराबर में अगर a लिखा है तो इसे, अच्छा इसमें कंडीशन क्या है कि x a का जो मान है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में हम इसे क्या लिखेंगे, हम इस n को हटाते हैं और a के ऊपर घात के रूप में लगा देते हैं। a के ऊपर किसे लग जाएगा, ये n यहां से हट जाता है और यहां आके लग जाएगा, और किस तरह लगेगा, 1 बटा n के रूप में। n यहां से हट गया और यहां पर किस तरह लगेगा, 1 बटा n के रूप में। तो 1 बटा n के रूप में लग गया। 1 बटा n को हमें इस तरह दर्शा सकते हैं, a, फिर आपने ये बनाया रूट टाइप का और यहाँ छोटा सा n लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की घात 1 बटा n। और अगर यहाँ 3 लिखा हो तो इसका मतलब 1 बटा 3, यहाँ 2 लिखा हो तो इसका मतलब 1 बटा 2, यहाँ 7 लिखा हो तो 1 बटा 7। समझ में आया। अगर ये लिखा है 4 की घात 3 बटा 2 बराबर मान लेते हैं। अच्छा, इसको मैं साधारण भाषा में लिख सकता हूँ क्या मैं इसे और भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 बटा 2 लिख सकता हूं। ये देखिए, इस 2 से ये 2 कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि 2 की घात 2 गुणा 3 बटा 2, इस 2 से 2 कट गया, 2 की घात 3 होता है 8, इसलिए इसको 8 भी लिखा जा सकता है। और दूसरा तरीका देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पर आप देख सकते हो 23 की घात -15 और 23 की घात 7 है, तो इसे आप लिख सकते हो 23 की घात -15 गुणा 23 की घात -7, और ये हो जाएगा 23 की घात -15 और 7 कितने होते हैं, 22, तो -22 इसका आंसर, 23 की घात -22 आंसर। और इसे आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो 1 बटा 23 की घात 22 आंसर। यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए 6 की घात -3 है, 7 की घात -3 है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है। तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं 6 की घात 6, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखो इनके क्या समान है, इनकी घातें समान है, तो क्या होगा, आधार गुणा हो जाएंगे, यानी इनकी पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 सत्ते होते हैं 42 की घात -3। इस तरह से ये एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब मैं आपको कुछ गुणा करना सिखाता हूं और उसके बाद कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं, देखिए आपको करना कैसे। पहला है 4 की घात 2/3 और 4 की घात 1/3। अब यहाँ पर क्या समान है, यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल होंगे तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। कि ये कैसा लिखा हुआ है पहले वो समझो। ये लिखा है a की पावर m और a की पावर n, और ये जब दोनों समान होते तो हम क्या लिखते हैं, a की घात m प्लस n। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही लिखना है, a की घात 2/3 प्लस 1/3। अब आपने HCF वाला वीडियो देखा है, अगर आप खुद से धोखा नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। क्या होगा, 4 की घात, देखो जब आधार समान होते हैं, अंश और हर कल पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, तो देखिए 3 और 3, जब 3 दोनों में हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ दो, 3/3, ये कट के 1 आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ गया। यहां पर आप देख सकते हो ये किस तरह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणा n।
तो 3 की घात 1/5 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 8/5, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिख रखा है a की घात m बटा a की घात n, तो इसे लिख सकते हैं a की घात m गुणा a की घात माइनस n, जिसे लिखा जा सकता है a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 की घात 1/5 माइनस 1/3। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर कैसे निकालना है, देखो ये ऊपर घात की बात कर रहा हूं 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर बना लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। हर बराबर बनाने के लिए इसको 5 से कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो। जब जिससे नीचे करेंगे ना उसी से ऊपर करेंगे तो ऊपर तो जाएगा 3/15, ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 5/15। जब नीचे के हर समान हो तो ऊपर की संख्या सीधी माइनस करो, 2/15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 की घात कितना आ गया -2/15। ये क्लियर हुआ। और ये आपका एक बोनस क्वेश्चन है, ये आपका एक बोनस क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। आपको ध्यान रखना है किस तरह करना है। देखिए बोनस क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको समझ में आने चाहिए। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये a पूरा अलग है, यहां पर ये पूरा अलग है, लेकिन इसकी घात से एक बात समझ में आती है कि 3/5 को इस तरह लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है, ये गुणा में है, और इसको लिखा जा सकता है 5/3, इसका स्क्वायर कर दो और इस पूरे की घात कितनी लगा दो x, क्योंकि इसे लिखा जा सकता है, ये मान लीजिए a है, ये m है और ये पूरा n है, तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m गुणा n। आप चाहो, आपकी श्रद्धा हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अब आप देख सकते हो कि इनके जो घातें हैं, इनकी जो पावर है वो बराबर हो गई है, और पावर जब अगर बराबर हो गई तो आप लिख सकते हो इसे, अब इसकी पावर अगर बराबर हो गई तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो इस तरह से 3/5 की घात x गुणा 25 बटा, देखो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 25/9 और इसकी घात x, और ये हो जाएगा 125/27। अब यहां पर ध्यान से देखो, इनकी घातें एक समान है। जब घातें समान है, a की घात m और b की घात n, ठीक है, तो क्या होगा जब ये घातें, ये m है, ये घातें समान है, तो क्या होगा ab की घात कितनी हो जाएगी m। समझ में आया। तो यहां पर ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 3 गुणा 25 और 5 गुणा 9, और इस पूरे की घात कितनी हो गई x। यहां पर इस 125 को लिख सकता हूं 125/27 लिख देते हैं। अब आप देखो 3 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 5 बार, अब ये कितना है 5/3 की घात x। क्या इसे 5 के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इस पूरे को लिखा जा सकता है 5/3 का क्यूब। अब ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, इसे समझो ऐसे a/b की घात अगर 2 है और यहाँ पर c/d, यहाँ पर भी आपके पास a/b है, और इसकी घात अगर c है, या इसकी घात अपन मान लेते हैं, हाँ c मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 और ये c जो है ये आपस में क्या होंगे बराबर। और यहां पर भी आप देखो तो ये दोनों के क्या है आधार बराबर हैं, तो इनकी घातें भी हैं बराबर होगी, तो x का मान कितना आ गया 3। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका अलजेब्रा का। चलिए मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, गुणा करना मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ लिखा है 2 + 3, तो इसे आप लिख दो 5, ये लिखा है 4 + 5, इसे लिख दो 9, और इनको गुणा कर दो 45 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये लिखा हो x + a और ये लिखा हो यहाँ पर इसके साथ गुणा कर रहा है x + b, तो इसे हम जोड़ के गुणा नहीं कर सकते। फिर तरीका क्या है वो देखते हैं। अगर a + b लिखा है, इसकी घात 2 है, तो इसे लिखा जा सकता है a + b गुणा a + b। अब देखो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो वापस ये ऐसा ही बन जाएगा। तो हमने कोई अपनी इच्छा से कुछ भी तोड़ा जोड़ा नहीं है। अब ये आया कैसे, आपको क्या करना है, इस a को पहले तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करो,
फिर इस प्लस बी लगा दो और फिर इसको b को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से। जब आप इसको गुणा करोगे तो देखो a को a से गुणा करने पर आता है a स्क्वायर। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान रखना। a को जब a से गुणा करते हैं तो आता है a स्क्वायर, और a को जब a से जोड़ते हैं तो आता है 2a। ये बहुत काम की बात है, और आप यकीन मानिए ये 10वीं तक के बच्चे गलती करते हैं। उनको पता नहीं होता है गुणा करेंगे तो क्या आएगा और जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो किसी भी संख्या में जब उसका गुणा करते हैं तो उसकी घात पे जाता है, और जब जोड़ते हैं तो उसके आगे आता है। ठीक है, तो ये हो गया a को a से गुणा किया a स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाया, a को b से किया a b, फिर इस b को a से किया a b, और फिर इस b को b से किया b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो a स्क्वायर a b और a b मिल गया। अब ये दोनों एक जैसे है ना, तो कितना हो गया 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं। तो a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा इसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का क्यूब होगा a प्लस बी। आप दो तरह से निकाल सकते हो, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मान लीजिए ये इसकी जगह माइनस हुआ, a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ये आपके पास लिया हुआ था a माइनस बी का क्यूब। अब आपके पास दो फॉर्मूले और हैं, वो दोनों फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो फॉर्मूले और हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ये आपका 6th डे होगा, 5th डे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हुआ होगा। मेरे नंबर है 8209448347। आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री।